नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर्स को बुलाते हैं जो किसी न किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उससे हल कराने की कोशिश करते हैं। आज हमारा सब्जेक्ट है यूरोलॉजी। यूरोलॉजी मेडिकल साइंसेज का वो ब्रांच है जिसमें मेल या फीमेल के जो प्रजनन अंग होते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उससे जो ग्रसित हो जाते हैं, ऐसी समस्याओं का निपटारा कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। और इसके लिए आज हमने बुलाया शहर के नहीं बल्कि पूरे सेंट्रल इंडिया के एक माने जाने सीनियर यूरोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट, एंड्रोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन डॉक्टर सदाशिव भोले, जो केतकी नर्सिंग होम के सर्वे सर्वा है। धनतुली नागपुर में इनका हॉस्पिटल है और इनसे जानेंगे हम कि कौन कौन सी समस्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम यूरोलॉजी की बात कर रहे हैं इसमें कई सारी स्पेशलिटीज़ आती हैं, सब ब्रांचेस है उसके, जैसे कि यूरोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर से रिलेटेड, पेडियाट्रिक यूरोलॉजी या फिर रीनल ट्रांसप्लांट, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी और न्यूरो यूरोलॉजी, ऐसे कई सारे ब्रांचेस है। लेकिन हम आज ज़्यादातर फोकस करेंगे ऑन चाइल्ड यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। नमस्ते सर। सर मैं जैसे बता रहा था कि बच्चों में कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स नंबर 1 कौन कौन से है और उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं सर? जो आपने बोला चिल्ड्रन के जो बच्चों के जो प्रॉब्लम होते हैं जिसको हम लोग पीडियाट्रिक यूरोलॉजी के सब स्पेशलिटी में देखते हैं, तो उसमें कुछ सिम्टम्स या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो जब गर्भाशय में भी आप डिटेक्ट होते हैं माँ के सोनोग्राफी के वक्त या फिर बच्चा पैदा होने के बाद होते हैं। तो जैसे किडनी में सूजन होना, हाइड्रोनेफ्रोसिस होना, वेजाइगोरेटिक रिफ्लक्स, हाइपोस्पेडियास या किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल होना, एक आधी किडनी ना होना, एक आधी किडनी क्रॉस फ्यूज एक्टोपिया के अपोजिट साइड में जाना, ये ऐसे नाना तरह के अलग अलग प्रॉब्लम्स बच्चों में आते हैं। कुछ कुछ बहुत स्पेसिफिक रहते हैं जो सिर्फ बच्चों में होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे एडल्ट्स में के भी बच्चों में हो सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि अभी बच्चों में स्टोन डिजीज़ भी बहुत कॉमन होते जा रहा है। मतलब छोटे बच्चे जो से 2 साल से 5 साल के बीच में भी है जिनको स्टोन डिजीज़ हो सकता है, तो वो पथरी का एक प्रॉब्लम नया शुरू हुआ है अभी बच्चों में या डिटेक्ट होते जा रहा है ज़्यादा। तो ये सब पीडियाट्रिक यूरोलॉजी में आता है। बेसिकली बच्चों में होने वाले कोई भी यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम लोग पीडियाट्रिक यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलते हैं। जी सर, आमतौर पे एक कंसेप्ट जो पहले की धारणा थी लोगों की कि बच्चा बिस्तर गीला कर रहा है मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जबकि एक नेचुरल प्रोसेस भी हो सकता है। तो ये कहाँ तक, किस एज तक आप इसको सही मानते हैं और उसके आगे अगर है तो इट्स अ डेंजर? बच्चे का जो बेड वेटिंग है या बच्चे का बिस्तर गीला करने का है वो 7 साल तक ठीक है। 90% बच्चे 7 साल की उम्र तक फुली कॉन्टिनेंट हो जाते, 99% राइट, 7 साल की उम्र तक कॉन्टिनेंट हो जाते हैं। 1% नहीं होते हैं। तो 7 साल के बाद भी अगर बच्चा बिस्तरा गीला कर रहा है तो फिर हमने उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और सोचना चाहिए कि उसमें कोई डिसीज़ है या कोई बीमारी है क्या। 2 चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो गर्ल चाइल्ड होती है, बच्चियाँ होती है, उनका कॉन्टिनेंस बहुत जल्दी आ जाता है। अच्छा। मेल्स का थोड़ा लेट आता है। और कुछ पेशेंट्स रहते हैं जिनको फैमिलियल हिस्ट्री भी रहती है कि पिताजी को भी प्रॉब्लम था, चाचा को भी था, थोड़ा हेरिडिटरी बैकग्राउंड, फैमिलियल बैकग्राउंड, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस या बिस्तरा गीला करने का भी होता है। 7 साल के उम्र तक अगर बच्चे का कंट्रोल रात को नहीं आया तो फिर हमको उसके ऊपर सोचना पड़ता है। एक एग्जामिनेशन एक यूरोलॉजिस्ट ने करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि और कोई कारण तो नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी ब्लैडर स्टोन हो सकता है जिसके कारण बच्चा बिस्तरा गीला कर सकता है, यूरिन इन्फेक्शन होता है, एबनॉर्मल किडनी का जो यूरेटर रहता है वो गलत जगह पर अटैच हुआ रहता है बचपन से। तो ये नेचर का थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं। मतलब ये फ्रीक्स है जो आगे कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। सी 1% इंसिडेंस इसलिए बोला गया है कि ये 1% पे अपने को ज़्यादा ध्यान देना है। अगर कोई माँ या कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को 5 साल की उम्र में लेकर आते हैं कि ये तो बिस्तरा गीला करता है, तो देन वी जस्ट हैव टू काउंसिल देम कि हमको काउंसलिंग करना है कि ठीक है, बच्चे को इसके बारे में स्ट्रेस मत दीजिए, ये मत करिए, मतलब उसको उसके ऊपर मेंटल डोंट मेंटली हैरास हिम, यू नो। कभी कभी बहुत ये हो जाते हैं, पेरेंट्स बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स। कि बच्चा गीला कर रहा है, बाकी के उसके स्कूल के बच्चे, उसके फ्रेंड्स तो नहीं कर रहे हैं। बट गिव द चाइल्ड सम टाइम, बट आफ्टर 7 years of age वी शुड लुक एट इट वेरी सीरियसली।
इट्स अ सीरियस मैटर। हाँ, मतलब वी शुड इन्वेस्टिगेट इट कम्प्लीटली। आपने यूरिनेशन की बात की सर, यूरिनेशन ड्रिबलिंग भी हो सकता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है, इसके पीछे कोई कारण होता है स्पेसिफिकली? जैसा मैंने बताया आपको कि एक नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस नाम की चीज़ है जिसमें कि कोई बीमारी नहीं रहती लेकिन बच्चों का कंट्रोल आता नहीं। मैंने 18-18, 19-19 साल के लड़के लड़कियां भी देखे हैं कि जिनको बचपन से कोई कंट्रोल ही नहीं आया, मतलब रात को जब वो सोते हैं तो वो यूरिन करते हैं बिस्तर में। 18 ईयर्स 20 ईयर्स। मेरे पास एक पेशेंट आई जो कि फीमेल पेशेंट थी, तो उसकी शादी होनी थी, उसके 2 दिन पहले वो आई कि साहब मेरे को बचपन से प्रॉब्लम है। तो अवेयरनेस नहीं था इसलिए वो लेट आई, ठीक है। लेकिन बेसिकली कैसा है कि जो आप पूछ रहे हैं मुझे कि इसमें कोई ऐसा मापदंड नहीं होता है कि नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस जो होता है वो नॉर्मली 7 साल तक कंट्रोल आ जाना चाहिए। हाँ, बट एज यू सेड, ये जो एक लेडी आई थी आपके पास जो अबाउट टू गेट मैरिड थी, तो वो प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रहा है या फिर उसके कुछ ट्रीटमेंट मोडालिटी? नहीं, उसके ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत सिंपल है, और थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उनको बताते हैं, मेडिकेशंस बहुत हेल्प करते हैं, और वी हैव टू गिव देम दोज मेडिकेशंस और थोड़ा सा काउंसलिंग, लाइफस्टाइल चेंज, लाइफस्टाइल सपोर्ट, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। दे बिकम कॉन्टिनेंट मोस्टली। लेकिन कैसा है कि शर्मा जी, अपने को ये भी देखना पड़ता है कि कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चों में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। जैसे जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी होना, या वहाँ पे कोई लाइपोमा या ट्यूमर होना, या कोई रीढ़ की हड्डी का पार्ट अफेक्ट होना, उससे भी यूरिन का कंट्रोल जाता है। सिंपल चीज़ें जैसे यूरिन इन्फेक्शन हो गया, स्टोन हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, तो भी ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है। कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ जैसे यूरेटर, जो किडनी से नलियाँ आती है वो ब्लैडर में ना खुल के गलत जगह खुलती है, तो भी उसमें प्रॉब्लम होता है। लेकिन ऐसे इसमें अगर हम पेशेंट की हिस्ट्री थोड़ा अच्छी से ले तो बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हो जाता है। जैसे मेरे पास अगर एक बच्चा आता है एट द एज ऑफ 10 ईयर्स की, वो अभी तक ठीक था, रात को सब ठीक था, दिन में इन लोगों को एब्सोल्यूट कंट्रोल रहता है, इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता, जिनको प्योरली नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस रहता है कि जो रात में कंट्रोल बिस्तर पे सोने का छुट्टा है, इसको नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस बोलते हैं। तो दिन में ये लोग एकदम नॉर्मल रहते हैं। लेकिन हम ये भी पूछते हैं कि दिन में आपको प्रॉब्लम होती है क्या। जैसे बच्चे को, माँ को पूछते हैं कि दिन में इसके कपड़े गीले होते हैं क्या। अगर दिन में और रात में दोनों हैं तो देन देयर इज अ डिसीज़ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और वी हैव टू सम सिंपल थिंग्स की, जैसे एक बच्चा आया कि अभी तक सर एकदम ठीक था, अभी ये पिछले 7 दिनों से इसने बिस्तर गीला करना चालू किया, तो वी हैव टू थिंक अबाउट ब्लैडर इन्फेक्शन, सिस्टाइटिस उसमें होता है, या फिर कभी कभी बहुत सीवियर वर्म इन्फेस्टेशन में भी होता है, उससे स्टिमुलेशन होता है ब्लैडर का और यूरिनेशन हो जाता है, स्टोन जैसे मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। एक और एस्पेक्ट है उसका, तो वी हैव टू सी फॉर एनी साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़। जैसे स्कूल में बच्चों का बुलिंग हो रहा है, कोई स्कूल में उसको दड़पण है, सम ऑफ दैट सॉर्ट ऑल्सो, वो भी एक अपना एज ए क्लिनिशियन अपना ध्यान में रखना होता है एक रीज़न। तो नो रीज़न जिसको हम प्योरली नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस बोलते हैं, सेकेंडरी टू डिसीज़ जिसको हम इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, और प्राइमरी जो कारण है उसको ढूंढ के निकालते हैं। एंड बिकॉज ऑफ सम साइकोलॉजिकल रीजंस ऑल्सो पेशेंट्स कैन स्टार्ट हैविंग दिस प्रॉब्लम एट नाइट ड्यूरिंग स्लीप। जनरली देखा गया सर कि जो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, इसके कारण भी हो सकता है, मतलब वो ट्रिगर ऑफ करता होगा ऐसे इसको या करता है ट्रिगर ऑफ। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो बच्चों में होता है इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उनका सिस्टम जैसे है, और कि उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं, प्रूव्ड इन्फेक्शन है, पेशेंट को बुखार आ रहा है उसकी वजह से, जब भी बच्चे को बुखार आता है तो कभी भी जो भी पीडियाट्रिशियंस या डॉक्टर्स हैं वो एक समय में यूरिन का टेस्ट करती है देखने के लिए कि कहीं ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं। तो यूरिन इन्फेक्शन कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजंस। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बताया आपको न्यूरोजेनिक ब्लैडर है कि रीढ़ की हड्डी में थोड़ा प्रॉब्लम है, यूरिनरी रिटेन हो रहा है एंड इन्फेक्शन हो गया, या फिर स्टोन डिसीज़ में, या फिर सीवियर कॉन्स्टिपेशन इम्पैक्शन है, या बहुत कॉमन चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि वेजाइको यूरेट्रिक रिफ्लक्स है। जैसे ब्लैडर में आई हुई यूरिन कभी भी वन वे वॉल्व है वो, हाँ, यूरेटर से एक बार यूरिन नीचे ब्लैडर में आई तो वापस कभी नहीं जाती, वहाँ पे वॉल्व दिया है भगवान ने। तो वो अगर वॉल्व नॉन फंक्शनल हो या प्रॉपरली डेवलप्ड ना हो तो वो बच्चे को जब भी वो यूरिन करता है कुछ पार्ट किडनी की तरफ जाता है,
इसको बोलते हैं वेजाइको मतलब ब्लैडर, यूरेट्रल मतलब यूरेटर की तरफ, रिफ्लक्स म्हणजे वापस जाना, रिफ्लक्स बैक, तो इसको वेजाइकोट्रिक रिफ्लक्स बोलते हैं। अब ये वेजाइकोट्रिक रिफ्लक्स जो है इसमें क्योंकि बार बार यूरिन वापस जाती है तो किडनी पे उसके चेंजेस होते हैं, किडनी में स्वेलिंग आती है, इन्फेक्शन होता है, किडनी स्कारिंग होता है। और इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है कि बच्चा अक्सर यूरिन करते समय बहुत ज़ोर से रोता है, या यूरिन थोड़ा सा ड्रिबलिंग होता है, यूरिन होने के बाद थोड़ा सा ड्रिबलिंग होता है, हाई ग्रेड बुखार आता है, हाई ग्रेड फीवर। तो ये सब चीज़ों में हमको बहुत सतर्क रहना है ये चीज़ों के लिए। आपने किडनी स्वेलिंग की बात की है, मतलब हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस एग्जैक्टली होता है और क्यों होता है इसे? हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब है किडनी में सूजन। किडनी में सूजन मतलब जब किडनी के दो पार्ट होते हैं, एक जो पार्ट जिसमें यूरिन बनती है, दूसरा जो ड्रेनेज सिस्टम है जिससे वो यूरिन के ड्रॉप्स कलेक्ट होके ब्लैडर में आते हैं। अब हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब ये ड्रेनेज सिस्टम का डायलिटेशन। ये कब होगा? जब कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वो बड़ा होगा, क्योंकि उसमें यूरिन थमते जाएगी, उससे वो डायलिटेशन होगा, स्वेलिंग होगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब बच्चों में हाइड्रोनेफ्रोसिस का कॉमनेस्ट कारण है पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन। पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन मतलब किडनी जो होती है उसको जो यूरेटर जाके कनेक्ट होता है, तो यूरेटर और पेल्विस, उसको पेल्विस बोलते हैं किडनी का, उसको जंक्शन को बोलते हैं पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन। तो नली में, पेशाब की नली में रुकावट होती है, जो नस होती है वो बंद हो जाती है, तो उसके कारण यूरिन रुक के किडनी फूल जाती है। अब इसमें जब माँ गर्भवती होती है तो उनके जो सोनोग्राफीज होते हैं उसमें भी कई बार डिटेक्ट हो जाता है कि एक किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस है या सूजन है, दूसरे किडनी में भी कभी कभी दोनों किडनी में साथ में होता है। तो ये सब चीज़ें एंटीनेटल डायग्नोसिस इसको बोलते हैं कि बच्चा पैदा होने के पहले बहुत बार डिटेक्ट हो जाता है अगर वो कंजर्न ले तो। और बच्चा होने के बाद ऑब्वियसली अगर बच्चे को, जैसे अब सिम्टम्स हमने डिस्कस किए कि वह पेशेंट को अनएक्सप्लेन बुखार आ रहा है, फिर अपन इवेल्युएशन में एक सोनोग्राफी करते हैं, तब अपने को समझता है कि इन्फेक्शन है। बच्चा तो बता नहीं सकता मुझे दर्द होता है, वो बड़ा बच्चा बताएगा कि मुझे दर्द होता है या पेन होता है। न्यूबॉर्न या फिर इवन चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज कैन नॉट एक्चुअली टेल। कभी कभी बच्चा इतना बड़ा पेट लेके आता है, छोटा बच्चा, और बोलते हैं कि इसका वजन ही नहीं बढ़ रहा, देखो इसका पेट कैसा हो गया है, हाथ पैर एकदम उसके वेस्टिंग हो जाते हैं। और उसके बाद पता चलता है कि इतना बड़ा स्वेलिंग है, वो किडनी का हाइड्रोनेफ्रोसिस से सूजन है। तो इट कैन गो टू ह्यूज साइजेस, बहुत साइजेस में। दूसरे कारण हाइड्रोनेफ्रोसिस के रहते, जैसे रिफ्लक्स एक कारण हो गया, या नली का कहीं पे भी बंद होना, या रिफ्लक्स, ये कारणों से हाइड्रोनेफ्रोसिस या किडनी में सूजन होता है। बट इट मस्ट बी अ वेरी चैलेंजिंग जॉब फॉर यू सर, कि मतलब बच्चे को जिसको बोलना नहीं आता है उसके प्रॉब्लम्स का डिटेक्ट करना जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज सिम्पटम्स या अपीयरेंस। तो उसमें कैसे है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है, पहले तो हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके ध्यान में आ जाती है, बहुत होते हैं। और अभी कैसा है कि देयर इज़ ए वेरी सिस्टमेटिक, एक माइंड में प्रोटोकॉल है कि अपने को अगर ऐसा पेशेंट आया, ऐसा बच्चा आया, तो ये करना है। मोडालिटीज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशंस आर वेरी सिंपल। सो वी विल डू वन अल्ट्रासाउंड देखने के लिए कि अंदर कुछ हाइड्रोनेफ्रोसिस है क्या, कुछ है क्या, यूरिन में ब्लैडर का वॉल थिकनिंग है, यूरिन ब्लैडर में रुकती है क्या, कहीं कुछ नली एबनॉर्मली डायलेटेड है क्या, एक के बजाय दो सिस्टम्स है क्या, डुप्लेक्स मोइटी, दोनों किडनी जगह पर है कि नहीं, ये भी बहुत कॉमन है। दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन। सिंपल इन्वेस्टिगेशन लाइक सोनोग्राफी विल गिव डायग्नोसिस इन 90% ऑफ द केसेस। फिर बाकी कुछ जो पेशेंट होते हैं जिनको सोनोग्राफी में अपने को कुछ एबनॉर्मिटी दिखती है, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, या नहीं दिखती है तो देन स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस तो ही, जैसे वॉइडिंग सिस्टोग्राम, मतलब यूरिन करते समय बच्चे का दवाई डाल के एक्सरे लेना, हाँ, तो उसमें रिफ्लक्स दिखता है आपको। या फिर रीनल स्कैन रहता है, DTP स्कैन, किडनी का फंक्शन देखने के लिए, उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन ये होता है। और ये स्कैन जो होता है DTP स्कैन, इसमें किडनी का फंक्शन पता चलता है, किडनी में कुछ स्कारिंग है ये पता चलता है, और किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट, कभी कभी बॉर्डरलाइन केसेस रहती है, वी आर नॉट श्योर कि किडनी में सही में ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, तो दिस स्कैन कम्स वेरी हैंडी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मतलब बच्चों में ये स्कैन्स हम रिपीट कर सकते हैं, इसका कोई रेडिएशन हैज़ार्ड नहीं होता, बच्चे को भूखा नहीं रखना पड़ता बहुत देर तक, बच्चा कैन टेक अ स्मॉल मील एंड हैव दिस स्कैन। तो ये रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन्स है। तो ये रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन्स आर वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। रेडियो न्यूक्लियाइड काफ़ी एडवांसमेंट्स हुए सर मेडिकल साइंस, ऑफ कोर्स, यूरोलॉजी को, ऑफ कोर्स। मैं हर बार बोलता हूँ कि ए चाइल्ड इज़ नॉट ए स्मॉल एडल्ट,
है ना, इट्स नॉट लाइक दैट। Right. ए चाइल्ड इज ए स्पेसिफिक एंटिटी, उसके लिए आपको वो स्किल सेट चाहिए उसको मैनेज devoted करने के line लिए। of- यस, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं बच्चों के वो अलग आते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि वो मिनिचराइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो जितना मिनिचराइज्ड आप टेक्नोलॉजी करोगे उतना ज़्यादा वो एक्सपेंसिव रहता है इंस्ट्रूमेंट। आप बड़े एडल्ट के इंस्ट्रूमेंट बच्चों में नहीं डाल सकते। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट मतलब बाकी का एंटीसीडेंट ये मतलब आपके जो एनेस्थेटिस्ट है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है, जो बच्चे को एनेस्थेशिया देने वाले हैं, वो एक्सपर्ट्स चाहिए। फिर आपके ओटी का टेम्परेचर आपको बराबर मेंटेन करना पड़ता है। बच्चों को बहुत जल्दी हाइपोथर्मिया होता है, तो उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत जल्दी फॉल होता है। वो बच्चों का ब्लड लॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मेजर सर्जरीज में आपको बहुत सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि एडल्ट का ब्लड लॉस और बच्चों के ब्लड लॉस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके बाद सर्जरी अच्छी होने के बाद सिंपल चीज़ मैं आपको बताता कि अगर आपने सपोज़ फॉर एग्जांपल कोई ओपन सर्जरी करनी पड़ी आपको, तो एटलीस्ट हम स्टिचेस भी ऐसे लगाते हैं कि जो अपने आप डिज़ोल्व हो जाए, ताकि वो तकलीफ बच्चे को बाद में नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप स्टिच निकालने जाएंगे तो बच्चा रोएगा बहुत। तो वो भी, और एक तो छोटी छोटी चीज़ें, माइनर चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आईवी कितना देना है कैलकुलेट करके देना है। डोजेस एंटीबायोटिक्स के, बाकी पेन किलर्स के, कौन से पेन किलर्स सेफ़ है। पेन किलर तो आपको देना ही पड़ेगा ना, ऑपरेशन करेंगे बच्चे में। तो ये सब जो अटेंशन टू डिटेल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पीडियाट्रिक यूरोलॉजी। कोलैटरल स्टेप हो गए सर। हाँ, दे आर ऑल सपोर्टिव, दे आर वेरी सपोर्टिव। बच्चे को आईवी लगाना एक बहुत बड़ा काम है। इतने बारीक, अगर इफ़ यू आर ऑपरेटिंग ए न्यूबॉर्न, उसको आईवी लगा के वो आईवी को मेंटेन करके बच्चे को आईवी लाइन पर रखना इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। बट कैसा है कि वंस यू स्टार्ट डेवलपिंग दैट, अभी मैं 20 साल से कर रहा हूँ, तो वो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, फिर वो चालू रहता है। मतलब वी गो ऑन इवॉल्विंग, एक रूटीन हो। रूटीन हो जाता है, रूटीन हो जाता है। आपका भी रूटीन होता है, आपके स्टाफ का भी रूटीन होता है, वो सब रूटीन हो जाता है। आपने VOR के बारे में बहुत अच्छा समझाया सर। मैं जानना चाहता हूँ कि BBD एक है, ब्लैडर एंड बाउल मूवमेंट, तो दिस इज ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम अमंग चिल्ड्रन। यस, हाँ। सो ब्लैडर बाउल डिस्फंक्शन मतलब ब्लैडर का और बाउल का डिस्फंक्शन, मतलब ब्लैडर भी बराबर काम नहीं करता, और साथ में पेशेंट को बाउल डिस्फंक्शन मतलब कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और बाउल ब्लैडर डिस्फंक्शन की वजह से बेसिकली दिस इज़ ए न्यूरोलॉजिकल इवेंट, और नॉन न्यूरोलॉजिकल भी इसमें केसेस रहते हैं। उनको डिसफंक्शनल वॉइडर्स बोलते हैं बच्चों को। तो उसमें रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की वजह से बच्चे का ग्रोथ नहीं होता, फेलियर टू थ्राइव, फिर रिपीटेड एडमिशंस टू हॉस्पिटल्स फॉर फीवर, ये सब चीज़ें उसमें होती है। एंड इट इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट थिंग्स टू ट्रीट। व्हाट्स द रीज़न सर कि BBD क्यों होता है? दो कारण होते हैं। एक तो न्यूरोलॉजिकल कारण होता है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल सैक्रल एजेनेसिस हो गया या नसें बराबर नहीं हैं, या और एक नॉन न्यूरोजेनिक भी होता है डिसफंक्शनल बॉडी। तो उसमें थोड़ा सा पेल्विक डायफ्राम का डिसफंक्शन होता है, जो मस्कुलेचर रहता है। बर्थ डिफेक्ट्स रहते हैं? दे आर मोस्ट ऑफ देम आर, यस, बहुत सारे होते हैं बर्थ डिफेक्ट। यस। जी। एक और है सर, हाइपोस्पेडियस। हाँ, ये क्या है? दिस वन इज़ माई फेवरेट। हाइपोस्पेडियस में क्या होता है कि जो यूरिन का ओपनिंग होता है, तो बच्चे का यूरिन, ये मेल्स में होता है, तो बच्चे का यूरिन पीनाइल एंड से न होते हुए वो छेद एबनॉर्मली नीचे होता है ऐसे, यहाँ न होके यहाँ नीचे तक स्कोटम तक हो सकता है। तो ये हाइपोस्पेडियस है। इसमें क्या हुआ कि बेसिकली पीनाइल जो डेवलपमेंट है, उसके साथ साथ जो यूरिन ले जाने वाली ट्यूब है यूरेथ्रा, उसका डेवलपमेंट साथ में होना चाहिए, और दोनों बराबर प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। तो ये बच्चों में वो यूरेथ्रा डेवलप नहीं होती, तो वो बच्चे को फिर जब बड़ा होता है तो एक तो छेद एबनॉर्मल होता है, और साथ में उसको वो बाकपन होता है पेनिस में, जिसको कॉर्डी बोलते हैं। तो बाकपन इतना हो सकता है कि पूरा वो पेनिस पूरा ऐसा एबनॉर्मली बेंड दिखता है, ऐसा दिखता है। इंस्टेड ऑफ दिस इट लुक्स लाइक दिस। तो इज दैट करेक्टिव सर? या इट इज़ करेक्टेड बाय सर्जरी। उसका करेक्शन बाय सर्जरी इज़ वेरी सेटिस्फाइंग ऑपरेशन, और उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है, बहुत सारा लिखा गया है, और इट्स ए स्टैंडर्ड काइंड ऑफ डिसीज़ बोल सकते हैं अपन फॉर पीपल हु आर डीलिंग विद यूरोलॉजिकल डिसीज इन चिल्ड्रन। वो बच्चों के में होने वाले कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है हाइपोस्पेडियस। तो आप वो ओपनिंग वापस वहाँ तो लाना ही है, हाँ, साथ में पीनाइल स्ट्रेटनिंग भी करना है। ओके। इफ द पेनिस इज लाइक दैट, तो ओपनिंग लाके क्या फ़ायदा।
तो पीनाइल स्ट्रेटनिंग करना है, दैट इज कॉल्ड कॉर्डी करेक्शन, उसको कॉर्डी करेक्शन बोलते हैं। तो जो लिंग है, जो एबनॉर्मली बेंट है, उसको सीधा करना है पहले, फिर वो ट्यूब को डेवलप करके बना के रिकन्स्ट्रक्ट करके एंड तक लाना है जैसे नॉर्मल बच्चे में होती है। और उसके साथ साथ उसको कॉस्मेटिकली भी अच्छा रखना है, इट शुड नॉट लुक बैड, कॉस्मेटिकली भी अच्छा रखना है। तो यूरिन भी अच्छा, फंक्शनल एज वेल एज कॉस्मेटिक रिजल्ट्स दोनों इंपॉर्टेंट है ये ऑपरेशन। Quite a tough job, sir. इट्स ए स्लाइटली टफर जॉब बिकॉज थोड़ा हाइपोस्पीडियस सर्जरी एक सर्जरी है, बाकी सर्जरी कंपेरिजन में वो अनप्रेडिक्टेबल होता है थोड़ा। ये कब तक डिटेक्ट हो जाता है सर? मतलब बाय एट बर्थ डिटेक्ट होता है वो, एट बर्थ डिटेक्ट होता है वो। तो बेसिकली जैसा बच्चा पैदा हुआ तो यूरिन जैसा बच्चा करता है तो समझ में आता है कि ये यूरिन एबनॉर्मल जगह से आ रही है, और पेनिस देख के ही पता लगता है कि ज़्यादा बेंट रहा तो इमीडिएटली एट बर्थ ही वो डायग्नोस होता है। तो एट दैट स्टेज उसको ऑपरेट करना ठीक मुनासिब रहेगा? हाइपोस्पेडियस सर्जरी इज नॉट डन एट दैट एज, द ऑपरेशन इज यूजुअली डन समवेयर बिटवीन 18 मंथ्स टू 24 मंथ्स, मतलब 1.5 साल से 2 साल के बीच में। तब तक उसको भुगतना है? तब तक उसको बच्चे को तकलीफ नहीं, उसको इसलिए लेट करते हैं क्योंकि उससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है, उससे किडनी को कोई डैमेज नहीं होता है। बट स्कूल शुरू होने के पहले इसलिए किया जाता है ताकि बच्चा जब स्कूल जाएगा तो उसका पीनाइल एनाटॉमी जो है वो नॉर्मल जैसा होना चाहिए, उसने यूरिन नॉर्मल जैसा करना चाहिए। वॉशरूम जाएगा बेचारा। हाँ एग्जैक्टली, ये तो कपड़े गीले होते हैं, वो एब्डोमिनल ओपनिंग पूरा ये होता है, तो वॉशरूम जाएंगे तो यूरिन गलत होती है। तो 2 डिटेक्टेड बर्थ, लेकिन किडनी के ऑब्स्ट्रक्शन में ऐसा नहीं है। किडनी के ऑब्स्ट्रक्शन में आपको अर्ली ऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि किडनी का ऑब्स्ट्रक्शन जो क्रिटिकल ऑब्स्ट्रक्शन है उसको अगर आपने डिले किया तो किडनी खराब होने का खतरा होता है। कभी कभी तो नियोनेट में, मतलब इन्फेंसी में, नियोनेटल पीरियड में भी ऑपरेशन कर, सपोज दोनों जगह पीयूज ऑब्स्ट्रक्शन है, दोनों किडनीज बंद है, तो देन इट्स ए इमरजेंसी काइंड ऑफ अ थिंग। तो इमीडिएटली सक्सेस रेशियो क्या है सर? बहुत अच्छा है, सर्वाइवल रेट बच्चे का बहुत अच्छा है, टेंडर एज there is no problem at all, there is no problem, it is excellent with the current anesthesia techniques, medications, drugs, post operative care, and we do major surgeries। जैसे कभी कभार एक्स्ट्रोपिएपिस्पेडियस कॉम्प्लेक्स नाम की एक चीज़ होती है जिसमें ब्लैडर डेवलप ही नहीं होता, तो जब बच्चा पैदा होता है तो ब्लैडर ऐसा खुला होता है, ऊपर पेनिस ऐसा खुला होता है, पेट को फाड़ के ब्लैडर और पेनिस ऐसे ओपन दिखते हैं, बहुत खतरनाक दिखता है वो, बहुत ही शॉकिंग रहता है पेरेंट्स के लिए। तो उसको डे 1, डे 2 या डे 3 पे ऑपरेट करते हैं, डे 3 पे क्लोज करते हैं उसको, क्लोज करके उसके ऊपर एब्डोमिनल वॉल भी रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। तो दीज आर नियोनेटल सर्जरीज विच आर डन, तो दे डू वेल, वेरी वेल, और दीज आर मेजर सर्जरीज, मतलब उसमें लगता है टाइम, समय भी लगता है, 1.5-2 घंटे लगते हैं। उतना इन्वॉल्व होता है? आप जैसे स्किल डॉक्टर्स करेंगे तो नॉर्मली नहीं होता है, बिकॉज सी एवरीथिंग, देयर इज ऑलवेज रिस्क टू लाइफ इन एनी प्रोसीजर। कोई भी प्रोसीजर में ऐसे कोई भी दवाई नहीं बनी जिसकी रिएक्शन नहीं हो सकती, या ऐसा कोई भी प्रोसीजर या इंजेक्शन नहीं बना जिससे कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकता। होता है बट उसका इंसिडेंस बहुत रेयर है, इट्स वेरी रेयर, क्योंकि प्लानिंग जो रहता है बिफोर सर्जरी दैट इज़ वेरी 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 इन डिटेल्स रहता है, वो बहुत सटीक तरीके से प्लान किया हुआ प्रोसीजर रहता है वो। तो सब चीज़ों के बारे में ध्यान दिया जाता है कि एनेस्थीसिया कौन सा लगेगा, हम IV लाइन किधर लेंगे, एंटीबायोटिक क्या देंगे, फ्लूइड कितना देंगे, टेम्परेचर ओटी का कितना रखेंगे, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद देन वी व्हेन वी पुट द पेशेंट ऑन टेबल। तो व्हेन दीज आर थिंग्स डन, तो अगर कॉम्प्लिकेशन देन इट्स एन एक्सीडेंट जो अपना रोड पे भी हो सकता है, है ना। वैसे आपको मैं एक बात बता दूं, इफ़ यू लुक एट द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स ऑफ पेडेस्ट्रियंस वॉकिंग ऑन द रोड, जो गाड़ी नहीं चला रहे, जो पैदल चल रहे, जो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, उनका नंबर ज़्यादा है, उनका नंबर ज़्यादा है। डेथ्स जो पोस्ट ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव डेथ्स होती है फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, सो इट्स मोर रिस्की टू वॉक ऑन द रोड देन टू लाई ऑन अ टेबल फॉर मेजर सर्जरी। चेक एनी टाइम यू चेक। आपके साथ एक प्लस पॉइंट ये है सर कि आप एक रोबोटिक सर्जन हो, तो मतलब इट मस्ट बी बिकमिंग क्वाइट ईजियर फॉर यू ऑल्सो, स्किल तो है आपके पास। प्रिसिशन की बात कर रहा हूँ। प्रिसिशन की बात कैसा है कि इन वेरी स्मॉल चिल्ड्रन रोबोट्स कैन नॉट बी यूज्ड, बिकॉज रोबोटिक्स का एक इशू ये रहता है कि रोबोट का जो डॉकिंग और ये रहता है, तो एक थोड़ा सा बड़ा चाहिए बच्चा उसके लिए। बच्चों में भी रोबोटिक सर्जरी होती है लेकिन थोड़ा सा बड़ा चाहिए बच्चा उसके लिए। व्हाट वी कैन नॉट डू विथ रोबो वी कैन डू विथ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी।
अच्छा। बच्चों में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एकदम एस्टेब्लिश्ड है अभी। मतलब जैसे पहले बच्चों का अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो उसको ओपन सर्जरी से रिपेयर करना पड़ता था वगैरह वगैरह, वैसा अभी द सेम थिंग कैन बी डन लैप्रोस्कोपिकली इन ए चाइल्ड। एग्जैक्टली क्या होता है सर लैप्रोस्कोपिक में, क्या करते हैं? लैप्रोस्कोपी में बच्चों के लिए अलग 3 मिलीमीटर के इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, बारीक इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। उसमें से वी डायरेक्टली एंटर द एब्डोमेन, पहले एब्डोमेन में कैमरा डालते हैं और थोड़ा सा एब्डोमेन डिस्टेंड करते हैं CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इनर्ट गैस, और उसके बाद अपने हमको जगह मिलती है ऑपरेट करने के लिए। तो किडनी को रिपेयर करना, ख़राब किडनी को निकालना, ये सब चीज़ें जो होती है, या नीचे में यूरेट्रिक रीइम्प्लांट करना, अगर रिफ्लक्स है तो रिफ्लक्स की सर्जरी करना, ये सब इट इज़ पॉसिबल लैप्रोस्कोपिकली। इट्स एन एक्सलेंट प्रोसीजर, और जिसने लैप्रोस्कोपी एक बार मास्टर कर ली वो ही विल नेवर टॉक इन फेवर ऑफ ओपन सर्जरी एवर अगेन। इट इज़ ऑल अबाउट लर्निंग एंड मास्टरिंग इट, और मास्टरिंग इट, आपको वो टेक्निक मास्टर ही होना चाहिए, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट चीज़ है सीखने के लिए। लैप्रोस्कोपी इन चिल्ड्रन इज़ डिफ़िकल्ट चीज़ है, एडल्ट्स में तो हम लोग करती है रेगुलरली, चिल्ड्रन में इट्स डिफ़िकल्ट, बट समहाउ व्हेन यू लर्न इट यू फाइंड इट दैट बच्चों में ज़्यादा ईजी होता है एडल्ट से। क्यों? क्योंकि उनके टिश्यूज़ एकदम क्लीन रहते हैं, एकदम क्लीन, इट इज़ एज इफ ग्लास में आप ऑपरेट कर रहे हो। तो दोनों चीज़ें हैं इसमें। सेकेंड थिंग, रिकवरी जो है लैप्रोस्कोपी का बच्चों में तो एक्सलेंट होता है, मतलब मच बेटर देन एडल्ट्स। बच्चा इमीडिएटली सर्जरी के बाद आफ्टर ए फ्यू आवर्स वी कैन स्टार्ट द बेबी ऑन फीडिंग। क्या बात। हाँ, एंड डिस्चार्ज इज अर्ली, जल्दी से फटाफट डिस्चार्ज हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स बड़ा होने के बाद वो गंदा स्कार नहीं दिखता जो ओपन सर्जरी का दिखता है। तो ये बातें बिल्कुल एस्टेब्लिश हो चुकी है अभी। 15 साल पहले मैं आपके स्टूडियो में आया था, तब ये बातें के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे कर फ्यूचर ट्रेंड्स ये होने वाला है ना, कि फ्यूचर ट्रेंड ये आएगा क्या, और आज फिर ऐसे आज नाउ इट इज एस्टेब्लिश्ड, इट इज एब्सोल्युटली एस्टेब्लिश्ड बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट कि दीज आर बेस्ट प्रोसीजर। अभी इसमें आपका स्किल क्या है कि इसको सीखना, इसको मास्टर करना, और कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। एक आधा केस रहता है जिसमें यू से नो आई विल नॉट डू लैप्रोस्कोपी इन दिस, इसमें आपका मेन स्किल है। बिकॉज अगर आपको पता है कि कहाँ नहीं करना है तो देन यू आर ब्रिंगिंग डाउन योर कॉम्प्लिकेशन रेट, है ना। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट मैच्योरिटी कम्स विथ एक्सपीरियंस एंड विथ टाइम। मतलब वहाँ ट्रायल एंड एरर मेथड, देयर इज नो ट्रायल एंड एरर, देयर इज नो ट्रायल एंड एरर, अनफॉर्चुनेटली नो। सर आप आज इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक और प्रॉब्लम आ जाता है फिमोसिस का। हाँ, तो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट, सर्कमसिशन का उसका क्या? हाँ, फाइमोसिस जो है ये सबसे इल अंडरस्टूड प्रॉब्लम है बच्चों का, सबसे कॉमन और इल अंडरस्टूड प्रॉब्लम। ऑब्वियसली फाइमोसिस मेल में होता है, मेल बच्चे में। तो मेल बच्चे का जो ऊपर का स्किन होता है, ग्लांस के ऊपर का स्किन, वो चिपका हुआ होता है, और वो चिपका हुआ अगर हुआ रहा तो उसको फाइमोसिस बोलते हैं। अब हर बच्चे का स्किन एट बर्थ चिपका हुआ ही होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, by the time the child becomes around 5 years of age, वो धीरे धीरे खुल के ग्लैंड्स उसमें से बाहर आता है और रिट्रैक्टेबल हो जाता है, स्किन पीछे जानी चाहिए फ्रीली, वो नहीं जाती है तो उसको हम फाइमोसिस बोलते हैं। अब कंजेनिटल फाइमोसिस में क्या होता है कि वो ब्लॉक स्किन अटकी हुई है और उसमें यूरिन रुकती है और इन्फेक्शन होती है। तो इसमें हमको ये पता करना है कि ये फिजियोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल मतलब नेचर का ही पार्ट है और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, कि ये बहुत ज़्यादा है नेचर की, ये थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा गलती हुई है, या ये इन्फेक्शन से बंद हुआ है और इसको हमको ऑपरेट करना है या नहीं। तो उसमें बहुत ही सिंपल है। बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी स्किन अटका रहा तो पेरेंट्स को कोई एडवाइस कर देता है कि नहीं आप फाइमोसिस से ऑपरेट कर दो। दैट इज़ नॉट नेसेसरी। सी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए आप कर रहे हो, दैट इज़ ए डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर, है ना। लेकिन अगर रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए नहीं कर रहे, हाँ, सर्कमसिजन अगर आप नहीं कर रहे, अगर अपन डिसीज़ के लिए कर रहे हैं, तो हमको पता करना चाहिए कि ये ज़रूरी है या नहीं है। तो अगर जब व्हेन वी एग्जामिन द चाइल्ड, अगर स्किन रिट्रैक्ट करने के बाद उसका ग्लैंड्स का यूरिनरी जो मिएटस है वो अगर फ्रीली दिख रहा है अपने को, तो देन इवन इफ द ग्लैंड्स इज कवर्ड विथ स्किन, दैट इज नॉट टू बी ऑपरेटेड टिल द एज ऑफ एटलीस्ट 5 years। यूरिन का जो छेद है जिसमें से यूरिन बाहर आती है वो आप क्लियरली देख पा रहे हैं, लेकिन स्किन चिपकी हुई है आजू बाजू उसके, लेकिन क्लियरली देख पा रहे हैं, तो दैट शुड नॉट बी ऑपरेटेड। अगर वो आप देख नहीं सकते या वो आधा कवर्ड है, वो स्किन बंद हुई, अंदर छेद है, आधा बंद है और उसका स्ट्रीम उसको हिट हो रहा है, तो देन इट शुड बी ऑपरेटेड। या उसमें बहुत रेडनेस है
या यूरिन करते समय माँ बोलती है कि वो बलूनिंग होता है उसका, क्योंकि यूरिन क्या होता है कि फुगे जैसा फूक जाता है, वो बंद है सामने, यूरिन यहाँ से हो रही, वो ऐसा बलून होके फिर पास होता है। दैट इज़ ए इंडिकेशन कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्कमसिजन करना पड़ेगा, खतना करना पड़ेगा। और दूसरी एक चीज़ मैं और आपको बताता कि अगर आपका डायग्नोसिस करेक्ट है कि इसको ऑपरेशन लगता, तो फिर उसको सर्कमसिजन ही लगता है। बाकी सब शॉर्टकट के प्रोसीजर है कि नहीं, थोड़ा उसको रोज़ खींच के देखिए, फिर थोड़ा उसको डायलेट करके देखेंगे। ऐसे बहुत इच्छा रहती पेरेंट्स की कि बच्चे को इतने यंग एज में सर्कमसिजन ना लगे, वो काम नहीं करता। लेकिन बहुत ही रेयरली वो काम करेगा, क्योंकि कभी ना कभी, बिकॉज ये बच्चे बड़े होने के बाद भी आते हैं। अगर मैंने 18 साल पहले एक बच्चे को ऑपरेट किया, तो अभी वो 18 साल के बाद कॉलेज में जाता है, तभी भी आता है मुझे दिखाने बीच बीच में, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो जो है कि थोड़ा डायलेट करेंगे, नहाते वक्त उसको पीछे खींचेंगे, दैट डज नॉट वर्क इन जेन्युइन फाइमोसिस। वो फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस में काम करेगा। जहाँ पे डिसीज़ है कि फाइमोसिस है, एस्टेब्लिश्ड है, बीमारी है, तो वो काम नहीं करेगा। उसको सर्कमसिजन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ओनली वे आउट, बेस्ट वे आउट, लॉन्ग टर्म बेटर वे आउट इज सर्कमसिजन। सर, अभी तक हम मेल चाइल्ड की बात कर रहे थे, फीमेल चाइल्ड में लेबियल एडिशंस होता है। हाँ, तो ये क्या है सर, और क्यों होता है सर? Labial- अगेन बाय डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट? यह इट्स अ बर्थ डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि बेसिकली लेबिया चिपकी हुई रहती है और यूरिन का जो ओपनिंग वो उसके पीछे है। तो लेबिया ओपन ये होने की वजह से बच्चा बहुत रोता है यूरिन करते समय, भयंकर होता है, मतलब बार बार इन्फेक्शन होता है, ठंडी लग के बुखार आता है, मल्टीपल एडमिशन्स होते हैं। तो ये लेबियल एडेशंस की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दिस रिक्वायर्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन। आप ऐसा नहीं बच्चे को ऐसा ऐसा देख के, पेट देख के, थोड़ा सा स्टेथ लगा डायग्नोज नहीं कर सकते। इसको आपको देखना पड़ता है कि लेबियल एडिशंस है कि नहीं। उसके लिए बच्चे को एग्जामिनेशन टेबल पे लेना ही पड़ता है, प्रॉपरली डिसरोप करके, प्रॉपर लाइट्स लगा के अपने को देखना है। तो क्लियरली दिखता है कि जो लेबिया सेपरेट होनी चाहिए वो सेपरेट ना होकर बंद है, जॉइंट है, एंड इट कैन बी वेरी सीवियर ऑल्सो। तो दैट इज लेबियल एडिशन। ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल। ट्रीटमेंट 1 मिनट का ट्रीटमेंट है उसका। What exactly do you do? We separate the labia. We बस। take the patient because you cannot do anything without anesthesia. तो जनरल एनेस्थीसिया देख के लेबियल एडिशंस है वो ब्रेक करते हैं। सिंपल 1 to 2 minutes it takes to open. Once it opens, the urethral meatus can be nicely seen. यूरेथ्रल मियाटस और नीचे वेजाइनल मियाटस, ये दोनों क्लियरली दिख जाते हैं एक बार लेबियल एडिशन हो गया तो। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है लेबियल एडिशन में? इसमें रिकरेंस होने का बहुत टेंशन है। हाँ, बहुत रिकरेंस होता है। इट गेट्स बैक एंड स्टिक्स अगेन। सो वी टेल द मदर कि जो लेबियल एडिशंस के लिए मदर हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो नहाते वक्त भी लेबियल एडिशन करना है, या जब बच्चा सोया होता है तो धीरे से वेरी जेंटली शी हैज़ टू सेपरेट द लेबिया एंड सी। और अगर उनके ध्यान में आया कि थोड़ा सा कहीं और चिपकना शुरू हुआ है तो देन शी कैन ब्रिंग द चाइल्ड फॉर ए फॉलो अप विजिट। तो इसलिए उनको बताना, मदर का एजुकेशन लेबियल एडिशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबियल एडिशन के 2 खासियत है। कॉमनली मिस डायग्नोसिस इज लेबियल एडिशन इन फीमेल चाइल्ड, और दूसरा कि रिकरेंस इज कॉमन, और तीसरा कि इट इज़ वेरी सिंपल टू ट्रीट। वो ठीक है सर, लेकिन रिकरेंस की बात कर रहे हैं आप, तो रिकरेंस ऐसे कितने पीरियड ऑफ टाइम से वापस होता है, या फिर और लाइफ लॉन्ग रहता है? नहीं, लाइफ एक बार थोड़ा बच्ची टीनेज हो गई तो नहीं होता, वो चाइल्डहुड का ही प्रॉब्लम है। एंड इट इज़ वेरी रेयर दैट लेबियल एडिशन का बच्चा टीनेज होके या बड़ा होके आपके पास आएगा। यूजुअली वो बंद होने की वजह से क्या होता है कि यूरिन फ्लो हिट होता है वहाँ पर, तो यूरिनरी ब्लॉकेज, ड्रिबलिंग, ये सब लेके बच्चे अर्ली प्रेजेंट अर्ली ओनली। अभी एक बार करने के बाद अगर मदर ने, क्योंकि सी इट्स अल्टीमेटली द पेरेंट हैज़ टू सी, एंड द मदर इज़ द बेस्ट पर्सन टू अटेंड टू ए फीमेल चाइल्ड। अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो देन एज अर्ली एज 6 to 8 weeks में फिर से एडिशंस होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दैट इज़ ए टेंडेंसी। वंस वी कीप इट सेपरेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन स्लोली जो एजेस रहते हैं उस पर एक लेयर आ जाती है, एपिथेलियलाइजेशन वो हो जाता है, फिर नए एडिशन होते हैं, ऐसा होता है। आप एक एंड्रोलॉजिस्ट भी हो सर, और जेनाइटल रीजन्स जो है या स्क्रोटम जो है वो स्वेलिंग, हाइड्रोसिल टाइप की बातें हो जाती है, तो इज इट अ कॉमन प्रॉब्लम अमंग चिल्ड्रन आल्सो? हाइड्रोसिल हर्निया इज कॉमन इन चिल्ड्रन, कॉन्जेनिटल हाइड्रोसिल या कॉन्जेनिटल हर्निया। अगेन ये एक डेवलपमेंटल एनोमली है। क्या होता है कि बेसिकली जो टेस्टिस होता है
वो पेट में अम्बिलिकस के बाजू में होता है, नाभि के से, और एज द चाइल्ड इज़ अबाउट टू बी बॉर्न वो नीचे माइग्रेट करके स्क्रोटम में आता है। तो उसके साथ साथ एक प्रोसेस आता है जिसको हम लोग प्रोसेस वजन से, एक बैग जैसा आता है, झिल्ली जैसी आती है। अब ये पेट से नीचे आया है, तो जैसे नीचे आ गया तो ये अपने आप बंद हो जाना चाहिए, ये नेचर का रूल है। वो नहीं हुआ, वो अगर खुला रहा तो थोड़ा सा खुला रहा तो उसको हाइड्रोसिल हो जाता है, क्योंकि पेट में अपने कंटिन्यूसली पानी होता है, वो पानी उसमें से जाके स्क्रोटम में जमा होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोसिल बोलते हैं। अगर वो थोड़ा बड़ा रहा डिफेक्ट तो उसमें से इंटेस्टाइन आती है, एंड दैट देन वी कॉल इट हर्निया। तो इसमें बहुत बार अगर बहुत अर्ली लाइफ में है बच्चा, हाइड्रोसिल में पर्टिकुलरली, बहुत बार अपने आप वो धीरे धीरे कम होकर बंद हो जाता है। अदरवाइज बाय द एज ऑफ प्रोबेबली अराउंड 5 years ऑपरेट कर लेना चाहिए हाइड्रोसिल को। हर्निया डेंजरस है क्योंकि बच्चों में हर्निया स्ट्रैंगुलेट बहुत जल्दी होता है, तो कंजेनिटल हर्निया थोड़ा सा अर्ली ऑपरेट करना इज ऑलवेज ए बेटर। और ब्लड में कभी अपना यूरिन में कभी कभी ब्लड भी निकल जाता है, तो व्हाट कुड बी द रीजंस? बच्चों में हिमेचुरिया के 2 कॉमन रीजंस हैं, एक है इन्फेक्शन और दूसरा है स्टोन। बच्चों में स्टोन प्रेजेंट हिमेचुरिया मतलब ब्लड के साथ ही करता है यूजुअली। और एक कार्डिनल रूल है यूरोलॉजी का, ब्लड अगर यूरिन में आया है तो कोई भी हो, फिर बच्चा हो, एडल्ट हो, औरत हो, स्त्री हो, मर्द हो, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है कि क्यों आया। बहुत बार ऐसा पेशेंट बोलता है कि साहब 2 दिन पहले आया था, अभी बंद हो गया, नो आई एम फाइन। नहीं, यू आर नॉट फाइन। क्यों आया ये पता करना ज़रूरी है, क्योंकि ट्यूमर से भी आ सकता है। बच्चों में भी विल्म्स ट्यूमर होते हैं, बच्चों में भी ट्यूमर्स रहते हैं, कुछ कैंसर्स बच्चों में भी हो सकते हैं, उससे भी आता है। तो इसलिए अगर यूरिन में ब्लड गया हो तो पूरा इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इज़ मैंडेटरी। तो उसमें सोनोग्राफी, बच्चे में नॉर्मली हम लोग सोनोग्राफी पहले करते हैं, बट आइडियली ये CT स्कैन इन ओल्डर चिल्ड्रन अगर हम सोनोग्राफी को सस्पेक्ट करते हैं तो, और दूरबीन का पेशाब की थैली का जांच, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली बच्चों में कारण बहुत जल्दी मिल जाता है, यूजुअली एडल्ट्स इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता ये प्रॉब्लम, क्योंकि अगर ट्यूमर भी है तो बच्चों में ईजिली दिख जाता है वो किडनी में वगैरह। तो स्टोन, इन्फेक्शन और ट्यूमर, दीज आर द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हिमेचुरिया। दूसरे फिर रेयर कॉजेज है कि जैसे ब्लैडर इन्फेक्शन हो गया या फाइमोसिस है, उसमें भी कभी कभार एक आध बार इन्फेक्शन हुआ तो ब्लड होता है, बट बेसिक रीज़न इज अगेन इन्फेक्शन देयर। हाँ, ये हो गए प्रॉब्लम्स उनके। सर डायग्नोसिस की बात करेंगे तो आप UDS फॉलो करते हो? डायग्नोसिस के लिए कॉमन चीज़ें पहले, कॉमन चीज़ें जैसे ब्लड का CBC, क्रिएटिनिन, ये करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बच्चे को, तो ये बेसिक चीज़ें ब्लड इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड, वी यूजुअली डू ए सोनोग्राफी अगर जहाँ पे हम सस्पेक्ट करते हैं कोई बीमारी है, ऑफ कोर्स नॉट इन फाइमोसिस, नॉट इन हाइपोस्पेरस, क्योंकि वो तो आँख से दिखता है, बट बाकी जगह पर एक सोनोग्राफी करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट एक अगर आया है जिसको कंजेनिटल कुछ एक्सटर्नल एबनॉर्मलिटी भी है, तो एक सोनोग्राफी करने में कोई नुकसान नहीं है। कई बार अपने को पता चलता है कि बच्चे को हॉर्सशू किडनी है ना, जो डायग्नोस हो जाती है, या कभी कभार एब्सेंट किडनी होती है, तो लड़कियों में कभी कभी यूट्रस एब्सेंट होता है। तो ये जो एबनॉर्मलिटीज़ है ये अपने को ध्यान में आ जाती है उससे। तो ऑलवेज, बिकॉज सी सोनोग्राफी करना बहुत ही एक ईजी और इनोसेंट वे है, उसमें पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, हार्मलेस है, रेडिएशन नहीं है उसमें, ठीक है, नॉन इन्वेजिव है। तो एक सोनोग्राफी मेरे हिसाब से, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, कि करना चाहिए। और ये होने के बाद बहुत सारे ऑलमोस्ट लाइक वी गेट क्लैरिटी इन ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पेशेंट। बाकी लोगों में जैसे आपने UDS का बात बोला, तो अगर हम लोग सोच रहे हैं कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, यूरिनरी डिसफंक्शनल वॉइडिंग है, या फिर ये सब रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ब्लैडर बाउल डिसफंक्शन है, तो ऐसे चीज़ों में फिर यूरोडायनेमिक स्टडीज़ UDS किया जाता है। तो उसमें अपने को प्रेशर फ्लो स्टडीज़ होता है बेसिकली, तो अपने को पता चलता है कि ब्लैडर के अंदर के प्रेशर्स क्या है, फ्लो कैसा है। तो दैट इज़ व्हाट वी डू, बट इट्स नॉट अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन वो नहीं है, वो स्पेसिफिक है कुछ कारणों के लिए। पोस्ट वॉइड रेसिड्यूल जो बोलते हैं, PVR बोलते हैं, व्हाट एग्जैक्टली डज इट डू और कैसे हेल्प मिलता है आपको? पोस्ट वॉइड रेसिड्यू है मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बच्चे का ब्लैडर पूरा एम्प्टी होना चाहिए।
ड्यूरिंग ए कंप्लीट वॉइड बच्चे ने क्लीनली वॉइड करना चाहिए और ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए. अगर पोस्ट वॉइड रेसिड्यू है, मतलब द फर्स्ट थिंग वी शुड कम टू योर माइंड इज आइदर ऑब्स्ट्रक्शन और रिफ्लक्स. ऑब्स्ट्रक्शन बच्चों में काय में हो सकता, बच्चों में प्रोस्टेट वगैरह होता नहीं है, वो तो ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स है. बच्चों में पीयू वॉल होता है, तो एक वॉल टाइप यूरेथ्रा में होता है जिसके कारण यूरिन रुकती है, तो ऑब्स्ट्रक्शन होता है. तो उसमें पोस्ट वॉइड रेसिड्यू कैन बी योर फर्स्ट क्लू कि ये पीयू वॉल हो सकता है. या कुछ पार्ट यूरिन का वापस जा रहा है, सपोज पेशेंट इज रिफ्लक्सिंग, रिफ्लक्स हो रहा है, 20% समझो यूरिन वॉल्यूम रिफ्लक्स हो रहा है, तो यूरिन करने के बाद अपन देखेंगे तो वो जो रिफ्लक्स हो वापस ब्लैडर में आ जाता है, तो उसमें आपको वो 20% वॉल्यूम दिखेगा. तो पोस्ट वॉइड रेसिड्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन बच्चों में थोड़ा डिफिकल्ट होता है पोस्ट वॉइड रेसिड्यू. तुम बच्चे को बोल नहीं सकते ना कि, छोटे बच्चे को पर्टिकुलरली, ओल्डर चाइल्ड यू कैन से, छोटे बच्चे को रुक के रखना पड़ा. रेडियोलॉजिस्ट हैज टू बी वेरी पेशेंट कि यूरिन अगर हुई तो मुझे आके बताइए, फिर देन दे विल इमीडिएटली सी. ऐसा है. साइंस इतना एडवांस कर चुका सर. ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ की बात करें अगर हम, तो क्या लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स क्या है ऑन द टेबल? The latest treatments are better scopes, small scopes. जैसे कल की बात है, बच्चा आया 6 साल का, उसको यूरेटर में स्टोन है 10 मिलीमीटर का. अब बच्चे को 6 साल के 10 मिलीमीटर स्टोन है. मैं एक्सरे एक्चुअली लाना भूल गया, अब मुझे दिखाना था आपको. तो वो बच्चा आया, अभी आइडियली पुराने ज़माने में अगर होता था तो उसका ओपन ऑपरेशन होता था, वो यूरेटर ढूंढते थे, फिर स्टोन ढूंढते थे, सब. अभी ऑपरेशन उसका एंडोस्कोपिकली हुआ. बच्चा इज़ रेडी फॉर डिस्चार्ज टुडे विद इन 24 आवर्स. नो पंक्चर एनीवेयर. अंदर से ब्लैडर में से जाके यूरेटर में से जाके यूरेट्रोस्कोपी करके लेज़र्स आ गए नए, लेज़र से आप ब्रेक करके निकाल सकते हो. तो बेटर स्कोप्स, बेटर विजन, प्रेसिशन, और जो आपको पावर लगती है, जो जिसमें कि आपको स्टोन को ब्रेक करना है या आपको पीयू वॉल को कट करना है, तो नाउ देयर आर लेजर्स. लेज़र इज़ ऑलवेज बेटर देन करंट, क्योंकि करंट जो यूज़ करते, जो भी इंस्ट्रूमेंट से आप कट करोगे, तो अगर करंट यूज़ करोगे तो करंट का डेसिमिनेशन होता है बॉडी पार्ट में. लेज़र्स का सबसे कम होता है. थूलियम फाइबर लेज़र का सबसे कम है दुनिया में. It is a one medical laser which is absorbed to less than 0.02 millimeter. So precision, bloodless field, क्योंकि आप लेज़र से कट करोगे पीयू वॉल तो absolutely bloodless रहता हो, एक ड्रॉप भी ब्लड नहीं जाता उसमें. करंट में थोड़ा सा ब्लीडिंग होता ही है, कम होता है. पहले तो ऐसे डायरेक्टली काट देते थे विदाउट करंट, तो दैट वाज वेरी बैड. बहुत ब्लीड होता है. फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स सर, मतलब ये बेटर ऑप्शंस है. या सो वी हैव बेटर स्कोप्स, कैमरास, बेटर विजन. उसके साथ साथ हमारी जो को ब्रांच है एनेस्थेसियोलॉजी, बेटर टेक्निक्स, बेटर ड्रग्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ एनेस्थेसिया, फास्टर रिकवरीज, और कम भूखा रखना पड़ता है बच्चों को प्री ऑप पोस्ट ऑप. तो ये सब बहुत बहुत एडवांटेजेस हैं. सॉफ्टवेयर, मतलब जो अपन कुछ डिस्पोजेबल्स या कुछ यूज़ करते हैं, उसका क्वालिटी, बारीक बारीक स्टेंट्स मिलते हैं आजकल, बारीक कैथेटर्स मिलते हैं, जो पहले इतने फ्रीली नहीं मिलते थे, उसको प्रोक्योर करना मुश्किल होता था. अभी इट इज़ फ्रीली अवेलेबल, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम. ये कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंटिव मेजर्स कौन से लेने चाहिए ताकि इट डज नॉट रिकर अगेन? अनफॉर्चुनेटली पीडियाट्रिक यूरोलॉजी में प्रिवेंटिव मेजर्स जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, बट देयर आर सर्टेन डिजीज लाइक स्टोन डिजीज़ हो गया. तो बच्चों में स्टोन डिजीज़ अगर हुआ तो कंप्लीट मेटाबॉलिक वर्कअप करना पड़ता है बच्चों का, क्योंकि बच्चों में नॉर्मली स्टोन नहीं होना चाहिए. अगर हुआ तो अपने को ढूंढना पड़ता है कि क्यों हुआ, कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ. तो मेटाबॉलिक वर्कअप इन ए पेशेंट ऑफ स्टोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड रिकरेंस के लिए वही है कि रिकरेंस के लिए पानी ज़्यादा पीना, अच्छे हेल्दी हैबिट्स बच्चे को डालना, रेगुलर यूरिनेशन का हैबिट डालना, रेगुलर फूड का हैबिट डालना, फास्ट फूड अवॉइड करना, ये सब चीज़ें, दीज आर ऑल प्रिकॉशंस. बट बाकी जो कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ होते हैं उसका प्रिवेंशन नहीं है, दे आर कमिंग एज कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज. जैसे पीयूज ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें तो किसी की गलती नहीं है, इट्स जस्ट ए फ्रीक नेचर का एक मिस्टेक है. तो व्हेन वी करेक्ट इट, हम लोग बोलते हैं पेशेंट को वी गिव ए फॉलो प्रोटोकॉल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पेरेंट को क्लियरली मालूम चाहिए कि मुझे अभी, आज मैं घर जा रहा हूँ, मुझे इतने दिन बाद डॉक्टर साहब को दिखाने आना है. ये बताना हमारी जवाबदारी है, ये उनको कन्विंस करना हमारी जवाबदारी है. आना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर मुझे तो क्लियरली बताना है उनको. तो मैं बोलूँगा कि आपका पाइलोप्लास्टी हुआ है, अब आप 1.5 महीने बाद आके मुझे दिखाइए, तो उन्होंने आना है. फिर
फॉलोअप के लिए हमको इन्वेस्टिगेशन करके देखना भी है कि जो हमने ऑपरेशन किया है वो सक्सेसफुल है कि नहीं, ड्रेनेज बराबर है कि नहीं, किडनी का फंक्शन अच्छा है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है ये फॉलोअप प्रोटोकॉल में हम उनको बताते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट हियर। तो वो अगर फॉलो किया तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कैन बी अवॉइड। हाँ, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम सर, एक क्विक मैसेज देंगे तो क्या रहेगा? मैं फिर से बोलता हूँ कि चाइल्ड इज़ नॉट ए स्मॉल एडल्ट। पीडियाट्रिक यूरोलॉजी एक बहुत लंबे अरसे से डेवलप होके एक ऐसे मकाम पे पहुंची है अभी कि जहां रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, पेन तकलीफ कम है और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स इन पीडियाट्रिक यूरोलॉजी आर रियली गुड। तो मुझे लगता है कि हमने थोड़ा चौकस और सतर्क रहना है कि अगर बच्चे के कुछ ब्लैडर बॉवल के हैबिट्स चेंज हो रहे हैं या कुछ एबनॉर्मलिटी अपने को दिख रही है तो इट इज़ बेटर टू कंसल्ट डॉक्टर, नॉट योर नेबर। तो ताकि प्रॉब्लम जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए और डिटेक्ट हो, जल्दी ट्रीट हो, ताकि कोई परमानेंट डैमेज किसी को ना हो, बच्चे को ना हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इट वाज अ प्लेजर एज यूजुअल। इट वाज नाइस मीटिंग।